हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे और ठोसों की क्रिस्टलीय संरचनाओं के बारे में भी जानेंगे कि आयनिक ठोस किस प्रकार की क्रिस्टल संरचना बनाते हैं। देखो, मेरे पास है आयनिक ठोस। मैं आयनिक ठोसों को दो भागों में क्लासिफाई कर देता हूँ। कौन कौन से दो भाग? तो एक तो मैं लेता हूँ ए बी टाइप के और एक मैं लेता हूँ ए बी टू टाइप के या फिर ए टू बी टाइप के क्रिस्टल। ए बी टाइप के जो क्रिस्टल होते हैं इनको फिर से हम दो भागों में क्लासिफाई कर देते हैं। ये तीन प्रकार के एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार के एग्जाम्पल हम इसके अंदर लेते हैं? एक तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे NaCl का क्रिस्टल, एक हम पढ़ेंगे इसके अंदर CsCl का क्रिस्टल और एक हम पढ़ेंगे इसके अंदर ZnS क्रिस्टल। और Ab2 टाइप का जो क्रिस्टल होता है ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से? पहला तो होता है Ab2 टाइप का और एक होता है A2B टाइप का। तो इसके अंदर हमको पढ़ना है ACAF2। अब Ca में A एक प्रकार का, इसको मैं A मान रहा हूं, और B ये दो प्रकार के हो गए, और A2B प्रकार के में मैं यहाँ पर पढ़ूंगा Na2O प्रकार का क्रिस्टल। तो Na2O, ये टोटल 5 क्रिस्टल हमारे सिलेबस में आते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको इनको नहीं जानना है, हमें केवल इनके सरफेस को पढ़ना है। देखो, NaCl का जो क्रिस्टल होता है इसमें Na+ एंड Cl- दो प्रकार के आयन उपस्थित होते हैं। अब ये मैं एक क्रिस्टल को आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, बाकी और क्रिस्टलों को हम लाइटली देखेंगे। देखो, NaCl का क्रिस्टल जो होता है ये FCC प्रकार का क्रिस्टल होता है। किस प्रकार का क्रिस्टल होता है ये? FCC या CCP प्रकार का क्रिस्टल होता है। और यहाँ पर जो Na+ है, Cl- आयन जो है वो CCP होते हैं और Na+ आयन जो होते हैं वो अष्टफलकीय जो रिक्ति होती हैं उनमें स्थान ग्रहण करते हैं। Na+ आयन अष्टफलकीय रिक्तियों में स्थान ग्रहण करते हैं और Cl- आयन CCP स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। देखो किस तरह की स्ट्रक्चर होती है इनकी कुछ। अब आप जानते हो CCP स्ट्रक्चर हम किसे कहते हैं? CCP या FCC का मतलब होता है कोनों पर भी अवयवी कण और फलकों पर भी अवयवी कण। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रत्येक कोने पर अवयवी कण लगा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और प्रत्येक फलक पर भी अवयवी कण, तो 1 2 3 4, एक इस वाले फलक पर पीछे की ओर और एक आगे वाले फलक पर बीचों। तो ये मैंने जो बनाए हैं ये हो गए आपके Cl-। और जब अष्टफलकीय रिक्ति आपको पढ़ाई गई थी तो उस समय आपने देखा था कि अष्टफलकीय रिक्तियां जो होती हैं वो कोनों पर भी होती हैं और एक केंद्र में स्थित होती है। तो Na+ आयन जो है वो कहां पर रहेंगे? प्रत्येक कोने पर एक अष्टफलकीय रिक्ति है, तो यहाँ प्रत्येक कोने पर एक Na+ आयन उपस्थित होगा। यदि ये आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बॉयड टॉपिक पर जाकर इसको और क्लियर कर सकते हो। देखो 12 किनारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और एक कहां पर होगी? अष्टफलकीय रिक्ति केंद्र में। तो ये जितने भी आयन बने हैं ये कौन से आयन बना दिए मैंने? Na+ आयन। यहाँ पर जो मैं व्हाइट वाले ले रहा हूं ये तो हैं आपके Na+ आयन, और जो मैंने रेड वाले लिए हैं, पिंक वाले लिए हैं, ये आपके हो जाएंगे Cl- आयन। तो इस तरह का क्रिस्टल होता है किसका? NaCl का। अब इस NaCl के क्रिस्टल में एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप किसी भी एक आयन को देखोगे तो यहाँ पर एक जो Cl- है ये वाला, इसको देखो, एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था जब मैंने बॉयड आपको पढ़ाई थी। तो 6 Na एक नीचे से, और एक जब एक और क्रिस्टल बनेगा तो ऊपर से इसको कवर अप करेगा। तो एक Cl- आयन को 6 Na+ आयन कवर अप करते हैं और एक Na+ आयन को 6 Cl- आयन कवर अप करते हैं। तो यहाँ पर जो
अनुपात है वो 6:6 का निकल के आता है। अब आपको एक बात ये पता है कि एफसीसी क्रिस्टल जो होता है उस एफसीसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। तो एफसीसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। अवयवी कणों की संख्या होती है 4। भाई 8 तो कोनों पर, तो 8 × 1/8 और 6 फलकों पर है तो फलक का हिस्सा होता है 1/2, तो 6 × 1/2 3। ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। और अष्टफलकीय रिक्तियों में कौन स्थान ग्रहण करता है, Na+ आयन। और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, वो भी अवयवी कणों की संख्या के बराबर होती है। तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या ये कितनी हो जाएगी, अवयवी कणों की संख्या के बराबर, यानी कि 4। तो अष्टफलकीय रिक्तियों में तो उपस्थित हैं आपके कौन, Na+ आयन। और एफसीसी क्रिस्टल या सीसीपी क्रिस्टल का निर्माण कौन से आयन कर रहे हैं, Cl- आयन। तो 4 ही Na+ आयन है और 4 ही मेरे पास Cl- आयन है। तो एक बात बताओ, 4 Na+ और 4 Cl- आपस में एक दूसरे से अटैच होंगे तो 4 NaCl बनेंगे। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक पूरे NaCl के क्रिस्टल में 4 एकक कोष्टिकाएं होती हैं, किसकी, NaCl की। तो एक एफसीसी क्रिस्टल में 4 NaCl यानी 4 यूनिट सेल NaCl की उपस्थित होती हैं, ठीक है। तो अब कौन कौन सी चीजें आपको बताई गई। नंबर 1 बात, NaCl का जो क्रिस्टल होता है उसमें Na+ और Cl- प्रकार के 2 आयन उपस्थित होते हैं। Cl- आयन सीसीपी या एफसीसी क्रिस्टल का निर्माण करते हैं और Na+ आयन जो होते हैं वो अष्टफलकीय रिक्तियों में पाए जाते हैं। NaCl के क्रिस्टल की स्ट्रक्चर मैंने बनाई कोनों पर और फलकों पर, तो क्या हो जाएंगे, Cl- आयन, क्योंकि क्या बना रहे हैं, सीसीपी स्ट्रक्चर या एफसीसी स्ट्रक्चर। और अष्टफलकीय रिक्तियों पर होते हैं Na+ आयन। अष्टफलकीय रिक्ति कहां पर उपस्थित होती है, कोनों पर और किनारों पर। तो मैंने कोनों पर और किनारों पर और केंद्र में अष्टफलकीय रिक्ति होती है, तो वहां पर मैंने Na+ आयन ले लिए। अब अवयवी कणों की संख्या 4 और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 4। तो 4 और 4 मिलकर क्या बना देंगे, NaCl के 4 यूनिट सेल का निर्माण करेंगे। यानी कि एक एफसीसी क्रिस्टल जो NaCl का होता है उसमें 4 यूनिट सेल NaCl की पाई जाती हैं। और इनका जो रेशो होता है कि एक Na+ कितने Cl- को कवर अप करता है, 6 को, और एक Cl- कितने Na+ को कवर अप करता है, 6 को। तो इनका जो त्रिज्य अनुपात होता है वो अनुपात भी कितना निकल के आता है, 6:6 का। अब ऐसे कौन कौन से क्रिस्टल होते हैं जो NaCl के प्रकार की स्ट्रक्चर दर्शाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखो, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सोडियम तो है, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके हैलाइड NaCl के टाइप के स्ट्रक्चर दर्शाते हैं। इसके अलावा NH4Cl, AgCl, AgBr, इनकी स्ट्रक्चर भी इसी प्रकार की होती है। तो ये होता है आपका NaCl क्रिस्टल जो AB प्रकार का होता है। अब हम देखते हैं CsCl क्रिस्टल। अब ये मैंने आपको काफी डिटेल में इसको बताया है। अब मैं डायरेक्ट इन चीजों को डिटेल में डायग्राम ना बताकर, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं है, हम डायरेक्ट बात करेंगे कि CsCl में कितने अवयवी कण है, कौन सा अवयवी कण क्या बना रहा है, एक अवयवी कण कितने अन्य अवयवी कणों को टच कर रहा है और उसका त्रिज्य अनुपात क्या होगा। तो NaCl के आयन में Na+ अष्टफलकीय रिक्तियों में Cl- CCP या FCC क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। संरचना ओवरऑल FCC या CCP हो जाएगी। और अनुपात क्या बता दिया था आपको, Cl- आयन जो है वो 6 Na+ आयनों से घिरा हुआ रहता है और एक Na+ आयन 6 Cl- आयनों से घिरा हुआ रहता है। तो रेशो क्या निकल के आएगा, अनुपात 6:6 का, ठीक है। एकक कोष्टिका, पूरी संपूर्ण एकक कोष्टिका, उसमें सूत्र कितने बन जाएंगे, 4 Na+ इकाइयां हो जाएंगी उसमें। क्यों, क्योंकि अवयवी कणों की संख्या 4 है और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी 4 है। अष्टफलकीय रिक्तियां Na+ आयन जा रहे हैं और
क्रिस्टल जालक कौन बना रहा है, Cl माइनस। तो टोटल अभी एकक कोष्टिका का सूत्र क्या, वो एकक कोष्टिका में सूत्र इकाई कितनी हो जाएंगी, 4। और एग्जाम्पल कौन से होंगे, Li, Na, K, Rb हैलाइड, NH4Cl, AgCl, AgBr, ये इसके एग्जाम्पल हैं जो इस प्रकार की संरचना को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीजियम क्लोराइड की। सीजियम क्लोराइड में 2 प्रकार के आयन होते हैं। सबसे पहली बात, जो ये सीजियम क्लोराइड है ये BCC प्रकार की स्ट्रक्चर में पाया जाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में। और यहाँ पर 2 प्रकार के आयन उपस्थित होते हैं, एक तो CS प्लस आयन होते हैं और एक Cl माइनस आयन होते हैं। CS प्लस आयन जो होते हैं ये घनीय रिक्ति में रहते हैं और जो Cl माइनस आयन होते हैं ये कोनों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, कोनों पर उपस्थित रहते हैं Cl माइनस आयन। नेक्स्ट बात आती है कि संरचना मैंने ऊपर लिखी थी आपकी, तो किस प्रकार की संरचना हो जाएगी, BCC प्रकार की। अब इनका रेशो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब इसकी स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर में एक Cl माइनस आयन को 8 सीजियम आयन कवर अप करते हैं और इसी प्रकार एक Cl माइनस आयन को 8 सीजियम आयन चारों ओर से घेरेंगे, यानी उसकी समन्वय संख्या 8 हो जाएगी। और इसी प्रकार एक क्लोरीन आयन को 8 सीजियम आयन घेरेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक सीजियम आयन को घेरते हैं यहां पर 8 Cl माइनस आयन, और इसी प्रकार एक Cl माइनस आयन को कौन घेरते हैं, 8 CS प्लस आयन घेरते हैं। 8 इंटू 8 यानी कि एक सीजियम का आयन है, इसके चारों बगल 8 क्या रहेंगे, इस प्रकार से टच करेंगे कौन, Cl माइनस आयन। और यदि ये Cl माइनस आयन है तो 8 इस प्रकार से क्या टच करेंगे, सीजियम आयन इसको टच करेंगे। तो इनका जो अनुपात आएगा वो अनुपात कितना निकल के आएगा यहाँ पर, तो अनुपात हो जाएगा इसका 8:8, 8:8 का रेशो यहाँ पर निकल कर आता है। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि एकक कोष्टिका में जो सूत्र इकाइयां हैं वो कितनी होगी। तो यहाँ पर यूनिट सेल में जो सूत्र होंगे वो केवल एक ही होता है, बस ये आपको याद रखना। बाकी जितने भी हम पढ़ेंगे उन सब में 4 आते हैं। तो यूनिट सेल में फॉर्मूले कितने होंगे, केवल एक ही सूत्र बनेगा यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, तो एग्जाम्पल्स की मैं बात करता हूं। तो यहाँ पर इसको और कौन कौन से फॉलो करते हैं, तो सीजियम का ब्रोमाइड, सीजियम का आयोडाइड और सीजियम का क्लोराइड तो है ही। तो ये सीजियम क्लोराइड जैसी स्ट्रक्चर ही बनाते हैं ये दोनों। ठीक है, ये आपका हो जाता है कौन सा, सीजियम क्लोराइड। ठीक है, अब बात करते हैं जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड में क्या होता है, 2 प्रकार के आयन होते हैं। सबसे पहली बात तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो ये CCP या FCC स्ट्रक्चर को फॉलो करता है कौन, जिंक सल्फाइड। अब जिंक सल्फाइड में आयन कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं Zn+2 आयन और एक होते हैं S-2 आयन। तो Zn+2 आयन और S-2 आयनों में से जो S-2 आयन होते हैं, यानी कि ये वाले आयन, ये तो बनाते हैं CCP या FCC क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। और Zn+2 आयन होते हैं ये एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तियों में स्थान ग्रहण करते हैं। ठीक है, एकांतर चतुष्फलकीय रिक्ति का मतलब क्या है, एक छोड़कर एक चतुष्फलकीय में आते हैं, यानी एक में आ गए फिर अगले में नहीं आएंगे, फिर अगले में आ जाएंगे, फिर अगले में नहीं आएंगे। तो एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तियों में ये स्थान ग्रहण करते हैं और इस प्रकार ZnS क्रिस्टल का निर्माण होता है। अब यहाँ पर यदि हम रेशो की बात करें तो Zn+2 आयन जो होते हैं इनको 4 S-2 आयन कवर अप करते हैं और इसी प्रकार S-2 आयन जो होते हैं इनको 4 Zn+2 आयन कवर अप करते हैं। यानी कि जो समन्वय संख्या होती है, एक Zn+2 को 4 S-2 घेरेंगे यानी टच करेंगे और एक S-2 को 4 Zn+2 टच करेंगे। तो जो रेशो निकल के आता है अनुपात, वो अनुपात कितने का निकल के आता है यहाँ पर, 4:4 का, यानी 4:4। ठीक है, ये अवयवी कणों का क्या हो जाता है, अनुपात। अब कौन कौन से ऐसे क्रिस्टल हैं जो इसको फॉलो करते हैं, तो एग्जाम्पल की हम बात करें तो कॉपर जो होता है इसका क्लोराइड
कॉपर का ब्रोमाइड, कॉपर का आयोडाइड, सिल्वर का आयोडाइड, ये इस जैसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, इस जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये मेरे थे ए बी टाइप के। देखो धनायन भी एक, ऋणायन भी एक, धनायन भी एक, ऋणायन भी एक, धनायन भी एक और ऋणायन भी एक। तो एक को ए माने तो दूसरा क्या हो जाएगा बी। अब बात और लास्ट, एकक कोष्टिका में सूत्र इकाई यानी कि कितनी हो जाएगी, तो ये 4 हो जाएंगे। कैसे कि एक संपूर्ण क्रिस्टल में ये एकांतर चतुष्फलकीय में तो आते हैं। अब आपको पता है चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या अवयवी कणों की संख्या से 2 गुनी होती है। तो अवयवी कणों की संख्या से 2 गुनी है। एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 4। चतुष्फलकीय रिक्तियां हो जाएंगी 8। अब ये एक छोड़कर एक में आ रहे हैं, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों में तो 8 है, लेकिन ये एंट्री कितने करेंगे, कण। तो यहां पर ये एंट्री करेंगे आधे, तो 4 अवयवी कण और 4 ही रिक्तियों में ये जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो एकक कोष्टिका में सूत्र इकाई हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट बात आती है AB2 या A2B टाइप के क्रिस्टलों की। देखो इन क्रिस्टलों को के भी 2 एग्जाम्पल होते हैं। एक तो होता है मेरे पास CaF2 जिसमें धनायन को मैंने A माना है और ऋणायन 2 हैं, तो ये B2 हो जाएंगे। और एक होता है मेरे पास Na2O, A2 धनायन को A मान रहा हूं तो 2 धनायन है और 1 ऋणायन है, तो जो एक ही है तो B हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो यहाँ पर 2 प्रकार के आयन है, एक है Ca+2 और दूसरा है F-। Ca+2 आयन जो होते हैं ये यहाँ पर CCP या FCC क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, और जो F- आयन है ये सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में स्थान ग्रहण करते हैं। सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में क्या करेंगे, स्थान ग्रहण करेंगे। कौन से आयन, F- आयन। अब आप देखोगे कि जो एक Ca+2 आयन होता है, एक Ca+2 आयन जो है वो 8 F- आयनों से घिरा हुआ रहता है, और इसी प्रकार एक F- आयन 4 Ca+2 आयनों से घिरा हुआ रहता है। ठीक है। ये 4 Ca+2 से घिरा हुआ रहेगा, ये 8 इससे घिरा हुआ रहेगा। तो जो अनुपात है वो अनुपात क्या निकल के आएगा यहाँ पर, तो अनुपात निकल के आता है 8:4 का। ठीक है। इसका रेशो क्या हो जाता है, 8:4 का निकल के आता है। और एकक कोष्टिका में सूत्र इकाई कितनी हो जाएंगी, सूत्र इकाई की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सूत्र इकाई कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है। सूत्र इकाई कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर 4 हो जाएंगी। और एग्जाम्पल की बात करते हैं हम कि कौन कौन से क्रिस्टल हैं जो इसको फॉलो करते हैं। तो ऑब्वियसली जो कैल्शियम के और ब्रोमाइड हैं, स्ट्रोंशियम के क्लोराइड हैलाइड हैं, वो इसको फॉलो करते हैं। देखो कौन कौन से हो जाएंगे, तो चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, नहीं तो ऊपर लिखा हुआ है SrCl2 या SrBr2। इसके अलावा आपका BaCl2, BaF2, ये क्रिस्टल इसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट बात आता है Na2O। Na2O जो होता है इसमें भी 2 प्रकार के आयन उपस्थित होते हैं। एक तो होता है Na+ आयन और एक होता है O-2 आयन। ठीक है। यहाँ पर क्लोराइड आयन जो है वो जस्ट डबल हो जाएंगे क्योंकि F2 है, और यहाँ पर सोडियम आयन जस्ट डबल हो जाएंगे इसकी तुलना में क्योंकि ये Na2O है। तो मैं एक से समझा रहा हूं, जैसे आपको यहाँ पर देख रहा होगा 4 कैसे आया, तो ये डबल भी तो है, तो 8:8 हो गया, इसका 4 आया। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na+ जो आयन है ये सभी आयन चतुष्फलकीय रिक्तियों में स्थान ग्रहण करते हैं। सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में कौन जाएंगे, आपके Na। और ऑक्सीजन O-2 आयन जो है ये आपका CCP या FCC क्रिस्टल का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है। Na+ आयन जो होते हैं, इन Na+ आयन संख्या में अब ये डबल हैं, पहले यहाँ पर फ्लोराइड आयन डबल थे। ठीक है। जो डबल है उनका रेशो आधा, और जो O-2 आयन है उनका रेशो ज्यादा। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, एक Na+ आयन को 4 O-2 आयन कवर अप करते हैं, घेरते हैं, और एक O-2 आयन को 8 सोडियम आयन घेरते हैं। तो जो रेशो निकल के आता है अनुपात, वो अनुपात कितना निकल के आता है यहाँ पर, 4:8
8, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात आती है आपकी कि सूत्र इकाई कितनी हो जाएंगी, एक एकक कोष्टिका में कितने सूत्र पाए जाएंगे, तो वो भी कितने होंगे, 4। ठीक है, और कौन कौन से क्रिस्टल हैं जो इसको फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी क्रिस्टल नहीं होता जो इसको फॉलो करता है, ये खुद एकमात्र इकलौता एग्जाम्पल होता है Na2O। ठीक है, तो ये ठोसों की कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स थी जो हमारे सिलेबस में वैसे तो मेंशन नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके चैप्टर के पीछे दिए हुए हैं, इस कारण मैंने इनको आपको करवाया है, आप इनको नोट करें। नेक्स्ट इन क्वेश्चनों को करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है HCP, षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की इकाई कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक HCP स्ट्रक्चर बनानी होगी और फिर उससे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आपने BCC, SCC, FCC और ECC इन सभी में अवयवी कणों की संख्या हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली थी कि रैंक कितनी इनकी होती है, ये फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। देखो HCP में किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं एक HCP क्रिस्टल बनाता हूं, देखना आप ध्यान से। ये मेरे पास एक HCP क्रिस्टल है जिसमें अवयवी कणों का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। ये कोनों पर अवयवी कण है। HCP क्रिस्टल जालक जब बनाया जाता है तो आपको याद होगा कि एक अवयवी कण अन्य 6 अवयवी कणों को स्पर्श करता है। तो ये केंद्र वाला वो अवयवी कण है जो अन्य 6 को क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, ये केंद्र से जो अवयवी कण जाता है ये 6 को स्पर्श करता है। और इसकी क्रिस्टल में HCP3D जब हमने बनाया था, आप लास्ट लेक्चरों में जाकर देख सकते हो, जब हमने निविड़ संकुलन पढ़ा था तो उसमें HCP3D को किस तरह से बनाया था। इसमें 3 अवयवी कण जो होते हैं वो काय केंद्रित होते हैं, यानी क्रिस्टल के अंदर होते हैं। अब आप देखोगे ये संपूर्ण HCP का एक क्रिस्टल होता है जो हमने HCP3D में बना लिया था। ठीक है, अब इसमें देखोगे कोने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 इसमें क्या है, कोने। अब यदि हम एक सिंपल एकक कोष्टिका की बात करते, घन की बात करते, तो घन का एक कोना स्वयं सहित अन्य 8 अवयवी का अन्य 8 एकक कोष्टिकाओं को टच करता है। लेकिन हम यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, जैसे ये यदि मेरे पास एक कोना है तो इस गोले को मैं थोड़ा सा बड़ा बना के बताता हूँ आपको। तो क्या इस संपूर्ण गोले का पूरा हिस्सा इस क्रिस्टल में आ रहा है, नहीं, इसका केवल इतना हिस्सा इस क्रिस्टल के अंदर आ रहा है। ध्यान से देखो, केवल ये हिस्सा। ठीक है, ये हिस्सा इसके अंदर आया जो कि 120 होता है। अब आप देखोगे कि ये हिस्सा 120 है, तो बच्चे यदि मैं इसके 3 पार्ट कर दूं तो 120 ये होगा, 120 ये होगा। अर्थात एक कोना नीचे से 3 को टच कर रहा है, 3 एकक कोष्टिकाओं को। कौन कौन सी 3 एकक कोष्टिका, एक तो ये आगे यदि मैं इसको यूं बढ़ा दूं तो एक तो इसको टच करेगा ये, ठीक है, और एक इसको टच कर जाएगा पीछे वाले को। देखो इसका इतना पार्ट इस वाले में आया, इसका इतना पार्ट इस वाले में गया और इसका इतना पार्ट इस वाले में गया। यदि मैं और आगे बनाना चाहूं तो ये किसी और को टच नहीं करेगा। तो यानी कि नीचे से तो ये 3 को टच कर रहा है। और यदि मैं इस बिल्डिंग को डबल मंजिल की बना दूं, यानी कि ये और ऊपर तक और बनाता जाऊं, तो ये गोला हम नीचे वाले के लिए तो क्या होगा, छत का काम करेगा। यानी कि इसके लिए तो ये क्या हो जाएगा, एक छत हो जाएगी इसकी, और ऊपर वाले के लिए क्या हो जाएगा, बेस, यानी कि आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये गोला 3 को नीचे टच कर रहा है, 3 को ही कहाँ टच कर रहा है, ऊपर टच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक अवयवी कण जो कि कोने पर रखा हुआ है HCP में, वो स्वयं सहित 6 को टच करता है। तो इस तरह से जब वो 6 को टच कर रहा है तो 1 के बट में कितना हिस्सा आया उसका, 1/6। ठीक है, जब हम नॉर्मल
घन पढ़ रहे थे तो नॉर्मल घन में हमने देखा था कि कोने पर रखा एक गोला 8 को टच कर रहा है तो उसका 1/8 प्राप्त हुआ था। तो जब एक कोने पर रखा हुआ गोला 6 को टच कर रहा है तो उसका 1/6 प्राप्त हो जाएगा। तो टोटल कोने कितने मेरे पास 12 इंटू कितना प्राप्त हो रहा है 1/6 कितना आएगा 2। चलो ये तो बात हो गई कोने की। अब केंद्र में भी 3 अवयवी कण है और केंद्र का हिस्सा आप जानते हो केंद्र तो खुद के वट में होता है। तो 3 अवयवी कण कहां पर होते हैं केंद्र में, ठीक है 12 कोने पर है 3 केंद्र में और केंद्र का हिस्सा तो 1 होता ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 2 अवयवी कण फलकों पर भी हैं, ऊपर वाले फेस पर और नीचे वाले फेस पर। तो 2 अवयवी कण कहां पर हैं फलक पर और फलक का हिस्सा भी आप जानते हो कितना होता है 1/2। तो ये आ जाएगा 1 और टोटल सबको ऐड कर दोगे आप तो 3 4 और 2 6 यानी कि जो HCP क्रिस्टल होता है इसमें अवयवी कणों की संख्या जो हमसे पूछी गई है उसका आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यदि आपसे पूछे वो कि HCP क्रिस्टल में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है तो आप जानते हो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या अवयवी कणों की संख्या के बराबर यानी कि 6 हो जाएगी और चतुष्फलकीय रिक्तियां दुगनी होती हैं तो 12 हो जाएगी। ठीक है तो 6 और 12 6 अष्टफलकीय और 12 टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय हो जाएंगी। ठीक है तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, एक यौगिक SCP संरचना बना तो SCP रहा है, इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, यानी कि टोटल वॉइड पूछ रहा है कितने मोल में 0.5 मोल में। तो देखो 0.5 में टोटल वॉइड कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सबसे पहली बात ये आती है 0.5 मोल का मतलब क्या होता है, अवयवी कण कितने हो जाएंगे। तो 0.5 को छोड़ो पहले मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं इसको हम। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे 0.5 मोल में अवयवी कणों की संख्या। तो 0.5 मोल में अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, मैं 0.5 को ही मल्टीप्लाई कर देता हूं 6.022 इंटू 10⁻23 से। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, हाफ का भाग दे रहे हैं इसमें हम तो 3.011 इंटू 10⁻23। ठीक है तो ये मेरे पास टोटल अवयवी कण हो गए। अब आपको ये पता है कि अवयवी कणों की संख्या के बराबर तो अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं और अवयवी कणों की संख्या से जस्ट डबल चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं। और क्वेश्चन में मेरे से चतुष्फलकीय रिक्तियां पूछ रहा है तो मैं इसको जस्ट डबल कर दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या अवयवी कणों की संख्या से क्या होती है, डबल होती है। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा उसी आंसर को। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। अच्छा वो आपसे एक चीज और पूछ ले, टोटल वॉइड कितनी हो जाएंगी, टोटल रिक्तियां कितनी हो जाएंगी, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों मिलाकर। तो अष्टफलकीय तो अवयवी कणों की संख्या के जस्ट बराबर और चतुष्फलकीय उससे दुगनी, इन दोनों को ऐड कर दो आप तो टोटल वॉइड कितनी हो जाएंगी, दोनों को ऐड करोगे आप तो ये हो जाएंगे आपकी 9.033 इंटू 10⁻23। ये आपकी टोटल वॉइड निकल कर आ जाएंगी। ठीक है तो ये इस तरह से हमने 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या को कैलकुलेट कर लिया, चतुष्फलकीय रिक्ति कैलकुलेट कर ली और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कैलकुलेट कर ली। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तत्व जिसका मोलर द्रव्यमान 2.7 इंटू 10⁻⁻2 kg मोल इनवर्स है। ठीक है आगे वो कह रहा है आपसे, यह 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली घनीय एकक कोष्ठिका बनाता है। यदि इसका घनत्व 2.7 इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूब है तो घनीय एकक कोष्ठिका की प्रकृति क्या पूछ रहा है हमसे, वो नेचर पूछ रहा है कि BCC प्रकार की है, FCC प्रकार की है, SCC प्रकार की है या HCP प्रकार की है, किस प्रकार की है। Z यानी अवयवी कणों की संख्या, यदि अवयवी कणों की संख्या 2 आई तो हम कह देंगे BCC या ECC, 4 आई तो हम कह देंगे FCC या CCP, 6 आती है तो HCP कह देंगे और यदि एक ही रह जाती है तो SCC कह देंगे। तो हमें Z कैलकुलेट करना है।
ठीक है, सबसे पहले हमें दिया क्या क्या गया है, तो सबसे पहली बात मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है आपका 2.7 इंटू 10⁻⁻² kg मोल इनवर्स। ठीक है, भुजा की लंबाई 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा, भुजा को हमने क्या मान रखा था ए, तो ए कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, ए दे रखा है 405 पिकोमीटर, और 405 पिकोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा 405 गुना 10⁻⁻12 मीटर। पिकोमीटर का मतलब क्या होता है 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात हो जाएगी, यदि इसका घनत्व यानी कि डेंसिटी भी दी हुई है हमें, डेंसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.7 इंटू 10⁻³ kg मीटर इनवर्स क्यूब। तो हमें डी दे दिया, ए दे दिया, मोलर द्रव्यमान दे दिया। अब आपको फॉर्मूला पता है, डी बराबर क्या होता है जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन। ये डेंसिटी कैलकुलेट करने का क्या होता है, घनत्व ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अब मेरे को यहाँ पर घनत्व कैलकुलेट नहीं करना, मेरे को जेड कैलकुलेट करना है। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं डी को खा ले, जेड को यहाँ रहने दूंगा तो ए क्यूब, और एन ए तो कहाँ आ जाएगा ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए, और वटे में कौन चला जाएगा एम। तो ये मेरे पास ओवरऑल क्या प्राप्त हो जाएगा, आप देखोगे डेंसिटी चेक करो कितनी है 2.7 इंटू 10⁻⁻³ kg मीटर इनवर्स क्यूब, ये तो डी हो गया, इंटू ए कितना दे रखा है, ए है मेरे पास 405 इंटू 10⁻⁻12 मीटर का क्यूब, इंटू एन ए आवोगाद्रो नंबर, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन एम मोलर द्रव्यमान 2.7 इंटू 10⁻⁻² kg मोल इनवर्स। इसका आपको क्या दे देना है भाग। अब जोड़वा की गुना भाग ये तो आपको खुद को आना चाहिए, मैं तो केवल पैटर्न बता सकता हूँ किस तरह से क्वेश्चन होगा। इसका आंसर जब आप सॉल्व करोगे घर पर बैठे बैठे तो ये आएगा आपका 4, और 4 का मतलब क्या हो जाएगा कि यह एकक कोष्टिका जो है वो है सीसीपी या फिर एफसीसी प्रकार की होगी, क्योंकि 4 अवयवी कण सीसीपी या एफसीसी में पाए जाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एकक कोष्टिका की प्रकृति घनीय एकक कोष्टिका या फलक केंद्रित एकक कोष्टिका होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एल्यूमिनियम घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, इसका धात्विक अर्धव्यास यानी कि आर रेडियस दे रखी है 125 पिकोमीटर। तो निम्न ज्ञात करो, क्या कैलकुलेट करवा रहा है, एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई यानी कि हमें भुजा की लंबाई पूछ रहा है, 1.0 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम में कितनी एकक कोष्टिकाएं आ जाएंगी। यानी कि सबसे पहले हमें आयतन कैलकुलेट कर लेना है, जो सबसे पहले क्वेश्चन में वो ए लंबाई पूछ रहा है। घन की लंबाइयां समान होती हैं सभी, इसलिए भुजा क्यूब कर देंगे हम तो आयतन आ जाएगा। इतने आयतन में कितनी एकक कोष्टिकाएं होंगी, तो देखो सबसे पहले हमें ध्यान देना है घनीय निबिड़ संकुलित संरचना यानी कि एफसीसी या सीसीपी संरचना के बारे में वो हमसे कह रहा है। ठीक है, कैसी संरचना के बारे में बोल रहा है वह है एफसीसी या सीसीपी। घनीय निबिड़ संकुलन का मतलब क्या होता है एफसीसी या सीसीपी। तो मेरे को ये तो पता चल चुका है कि एफसीसी या सीसीपी है। अब आगे कह रहा है कि एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई ज्ञात करो। तो एफसीसी में कोर की लंबाई ए बराबर क्या होता है, ये मैं आपको डायरेक्ट बता चुका हूं। जब हमने निबिड़ संकुलन कैलकुलेट किया था एफसीसी में तो हमें ए बराबर क्या आया था 4r अपॉन √2, ये हमें प्राप्त हुआ था। आर की वैल्यू मेरे पास दे रखी है उसने 125 पिकोमीटर, तो ए तो मैं बड़ी आसानी से निकाल लूंगा। आर इंटू 4 इंटू 125 अपॉन √2,
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 500 हो जाएगा और 1.414 का आप इसमें भाग दे दोगे तो ये आपके पास लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 353.6 पिकोमीटर। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ 354 पिकोमीटर। तो ये मेरे पास भुजा की लंबाई प्राप्त हुई है 1। तो ये तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में एल्यूमिनियम में कितनी एकक कोष्ठिकाएं होंगी, यानी कि मेरे पास एक ही वैल्यू है। अभी तो मैं क्या करता हूं कि मेरे पास एक भुजा की लंबाई आई है, मैं उसका आयतन कैलकुलेट कर लेता हूं कि उसका कितना आयतन है। जैसे आप ये खुद सोच के देखो कि मेरे पास एक डब्बा है इस तरह का कुछ, और इसके अंदर मुझे छोटे छोटे ऐसे डब्बे फिट करने, संपूर्ण क्रिस्टल में पूरे में व्यवस्थित करने। तो इस पूरे एक जो ये घन है इसका तो है 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, और एक का जो आयतन है एक डब्बे का जो इसके अंदर मैं जमा रहा हूं उसका आयतन मेरे को यहां पर निकाल लेना है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, ए क्यूब निकालता हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन को कर रहे हैं हम। ठीक है, घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन हो जाएगा आपका ए क्यूब, और ए क्यूब का मतलब 354 पिकोमीटर का क्यूब। तो ये मेरे पास इसका आयतन निकल चुका है ए क्यूब। अब मैं क्या करता हूं कि मेरे को ये कंप्लीट ये पता है, इस संपूर्ण का आयतन पता है और एक का आयतन पता है। यदि मैं टोटल आयतन में एक के आयतन का भाग दे दूंगा तो क्या मेरे पास ये अवयवी कणों की संख्या निकल के नहीं आ जाएगी, कितने छोटे छोटे डब्बे इसके अंदर उपस्थित हैं। तो वही तो करवा रहा है वो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन ये कुल आयतन है, इसमें कितनी एकक कोष्ठिकाएं होंगी, तो एक के आयतन का मैं भाग दे देता हूं, टोटल नंबर मेरे पास निकल कर आ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले मेरे पास ए क्यूब आ गया, तो अब मैं निकालता हूं यहां पर 1.0 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम में एकक कोष्ठिकाओं की संख्या, एकक कोष्ठिकाओं की संख्या। तो क्या करेंगे इसके लिए हम पहले, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर कि मेरे पास टोटल आयतन कितना है 1.0 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा एक काम और कर लो आप, यहां पर देखो ये सेंटीमीटर क्यूब में, ये पिकोमीटर में। तो पिकोमीटर का मींस क्या होता है 10 टू दी पावर 354 इंटू 10 टू दी पावर -12 मीटर का क्यूब लिख सकता हूं मैं, और मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो ये 100 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 टू दी पावर -10 ही रह जाएगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 354 इंटू 10 की घात -10 सेंटीमीटर का क्यूब ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक, हम क्या करते हैं कि टोटल मेरे पास आयतन ये हो गया, और एक एकक कोष्ठिका का आयतन कितना आ चुका है 354 इंटू 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर, और इसका होल क्यूब। अब मैं इसमें जब इसका भाग दूंगा तो आप घर पर बैठकर इसका भाग दोगे आराम से, और ये रिजल्ट आपका निकल के आएगा 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 22, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में इतनी एकक कोष्ठिकाएं उपस्थित होंगी। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, ध्यान से देखोगे, एक बार खुद भी ट्राई करके देखो सभी क्वेश्चनों को, और नहीं आए तो फिर इनका सहारा लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ कि निकल ऑक्साइड का सूत्र Ni 0.98 O 1.00 है। निकल आयनों का कितना अंश Na+2 और कितना अंश Na+3 के रूप में मौजूद होगा। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से कि मेरे पास फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है Ni 0.98 O 1.00, ठीक है, यानी कि टोटल नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड है जिसमें निकल पूरा एक मॉलिक्यूल भी नहीं है, 0.98 मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। अब वो कह रहा है कि इस 0.98 में Na+2 भी उपस्थित है और Na+3 भी उपस्थित है। तो मेरे को ये कैलकुलेट करना है कि 0.98 में से कितने तो Na+2 आयन है और कितने Na+3 आयन है।
ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको 100 ले लेता हूं। 100 का मतलब ये 100 हो जाएंगे तो ये 98 हो जाएंगे। ठीक है, तो माना Ni+2 आयनों की संख्या, मैंने एक को क्या मान लिया, x मान लिया। Ni+2 आयनों को कितना मान लिया मैंने, x। क्लियर है यहां तक? तो Ni+3 आयनों की संख्या अब कितनी हो जाएगी Ni+3, तो आप जानते हो टोटल 98 मान लिए मैंने। ठीक है, और x मेरे पास Ni+2 है, तो ये कितने हो जाएंगे, 98 माइनस x। ठीक है, x Ni+2 है, टोटल 98 है, 98 में से Ni+2 का भाग है उसको घटा दो, बचे हुए कौन से होंगे, Ni+3। ठीक है, कुल धनावेश, कुल धनावेश, धनावेश का मतलब Ni+2 पर तो कितना आवेश होता है, +2, और Ni+3 पर कितना है, +3। तो x मॉलिक्यूल तो Ni+2 के हैं, तो मान के चलो मेरे पास एक अवयवी घन है तो +2 आवेश हो गया। यदि मेरे पास 10 है तो 10 गुना +2 कर दूंगा, +20 हो जाएगा। तो जितने अवयवी कण हैं उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उस आवेश से। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, +2 को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो x × 2, ये तो मेरे पास क्या हो चुका है, धनावेश Ni+2 का, और प्लस टोटल ये कितने हैं Ni+3 वाले, 98 माइनस x, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, कितना आवेश है इसमें, 3 आवेश है। तो जितने मेरे पास आयन है उनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से, जितना मेरे पास आवेश होगा। ठीक है, और कुल यदि मैं ऋणावेश की बात करूं, कुल ऋणावेश, तो कुल ऋणावेश कितना हो जाएगा, इनको मैंने 100 मान लिया था, तो 100 तो ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन पर आवेश कितना होता है आप जानते हो, O-2 बनाता है, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 200। अब एक्चुअली आप देखोगे ध्यान से कि NiO, इस पर क्या धनावेश दे रखा है, नहीं। क्या ऋणावेश दे रखा है, नहीं। तो इसका मतलब ये न्यूट्रल, उदासीन मॉलिक्यूल है, और उदासीन मॉलिक्यूल में जितना धनायन होता है उतने ही क्या होते हैं, ऋणायन। ठीक है, तो उदासीन अणु में क्या लिखूंगा मैं, धनावेश बराबर ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जब धनावेश और ऋणावेश इक्वल होते हैं तो मैं इसको बराबर कर देता हूं, तो ये तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस ये मेरे पास कितना हो जाएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 294, और ये कितना हो जाएगा, -3x। ठीक है, बराबर में, और ये कितना है मेरे पास, 200। अब इसको खोलते हैं, तो माइनस का 3x है, प्लस का 2x है, क्या रह जाएगा, माइनस का x रह जाएगा, और प्लस के क्या हो जाएंगे, 294 बराबर 200। 294 को मैं इधर ले जाता हूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 200 में से 294 यानी कि -94 बचेंगे, तो x बराबर -94। क्लियर है, तो x बराबर मेरे पास क्या आ चुका है, 94। ये x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो और x क्या है मेरा, Ni+2 आयन, तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पर, Ni+2 आयनों की संख्या बराबर 94, और परसेंटेज निकालना आप पर आता ही है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुना 100। तो Ni+2 आयनों का प्रतिशत क्या हो जाएगा, 94 प्राप्तांक बटे पूर्णांक × 100, और ये आपका लगभग 95.9%, अप्रोक्सीमेट इसको मैं आपको बोल देता हूँ, लगभग 96% आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है Ni+3 कितने हो जाएंगे, तो Ni+3 आयन, तो Na+3 आपको पता है 98 में से x को घटाना है मेरे को, तो 98 माइनस x, ये x कितना आ गया था, x आ चुका है मेरे पास 98 माइनस 94 यानी कि 4। ठीक है, और इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा,
तो एक का 96% आ रहा है, तो दूसरे का कितना आ जाएगा ये तो आपको पता ही है, 4 अपॉन, तो Ni+3 का परसेंटेज डायरेक्ट ही निकाल लें, तो 100 में से तो कितना बचेगा 4%। ये आपका आंसर हो जाएगा कि यदि मेरे पास 0.98 मॉलिक्यूल हैं तो 0.94 तो क्या हो जाएंगे आपके Ni+2 और 0.4 क्या हो जाएंगे आपके Ni+3। ठीक है, मैंने 100 मानकर किया है इसको, तो इस कारण ये मैंने 94 और 4% ले लिए। क्लियर है? तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको काफी करा दिए हैं, बचे हुए क्वेश्चन करने के आप ट्राई करोगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।